बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नियो पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट माहा इकबाल और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और एक अच्छे से दिन का भी आगाज़ हुआ होगा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि सेहत बहुत बड़ा लफ्ज़ है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब हम सेहत की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, वो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल फिटनेस से रिलेटेड नहीं होता। आप जब तक ज़हनी तौर पर अपने आप को हेल्दी नहीं करेंगे तो आपकी सराउंडिंग्स भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली भी बहुत फिट होना चाहिए आपको और आप अपने फिज़िकल फिटनेस को लेकर आप ज़हनी सेहत को भी थोड़ा सा कंसर्न शो करना चाहिए। तो मूविंग ऑन, अगर हम मौसम की बात करें तो जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से जहाँ जलथल एक हुआ, वहीं कुछ नशेबी इलाके ऐसे भी हैं जो कि ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में तूफानी बारिशों की वजह से रेन इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। गुज़श्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही है और ट्रैफिक की बात करें तो ऐसी सूरत हाल में ट्रैफिक की आमदोरफ्त तो मुतासिर होती ही है और शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस्लामाबाद शहर के नशेबी इलाकों की सड़कों पर पानी भी इस वक्त जमा हो चुका है और जबकि ज़ेरे तामीर पार्क रोड पर भी नाहमवार सतह में भी पानी जमा हो चुका है। अगर हम बात करें मरी रोड पर लैंडस्लाइडिंग वहां पर हो रही है और 6 अफराद भी जख्मी हो गए हैं, जबकि मरी में लैंडस्लाइडिंग से राबिता सड़कें भी बंद हो गई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है और इसके बाद इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। लाहौर की बात कर लेते हैं तो लाहौर में भी गुज़श्ता रोज़ कहीं हमने देखा कि बूंदाबांदी हुई तो कहीं हल्की बारिश थी, लेकिन आज फिर गर्मी और हब्स के डेरे हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा केपीके की बात कर लेते हैं, वहाँ पर केपीके जो शहर है एबटाबाद और मनसहरा तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, नदी नाले भी बिफर गए हैं। बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने वादी कागान समेत बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर करते हुए सयाहों को लैंड स्लाइडिंग वाले जो मकामात हैं उनसे दूर रहने की हिदायत की है। कराची की बात कर लेते हैं जनाब, तो कराची में हम देख रहे हैं कि रात से मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया था। सिंध के कई शहर हैं, सांगड़ हैं उनमें से, जहां पर बारिश के बाद नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हुआ। सांगड़ और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि कराची में अगस्त से मौसम खुशगवार हो सकता है। शहर में समंदरी हवाएं सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं और हब्स की कैफियत भी है। जबकि तीसरे स्पेल की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं तो जनाब वहाँ पर भिम्बर और दीगर मकामात पर भी तेज़ बारिश से मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। NDMA ने वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ और इसके अलावा बाग हवेलिया और कोटली में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया है। मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। तो अभी हम आज की टॉप स्टोरीज पर एक नज़र डाल लेते हैं। हब्स और नमी में जल्दी बीमारियों से बचने के लिए जानिए मुफीद मशवरे। मेदे में दर्द और दस्तों की शिकायत है तो ये वाले घरेलू टोटके आजमाएं। ज़हनी तौर पर पुरसुकून और खुश रहना चाहते हैं तो अच्छे दोस्त बनाएं और अल्ट्रा मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाली इस्लामाबाद पुलिस की खातून कांस्टेबल भी होंगी शो का हिस्सा। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मौसम के मुताबिक जो स्किन की हिफाजत है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी के अलावा शदीद नमी भी है और हर तरह का मौसम आता है। ये दोनों जो मौसम है जल्दी बीमारियों के लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आजकल बरसात के दिन है और हब्स और नमी में हम देखते हैं कि जो जल्दी बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मौसम बरसात में हवा में जो मौजूद नमी होती है उसकी वजह से हम देखते हैं कि जल्द पर दाने बनते हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा, खारिश, कील, महासे, ये सब कुछ बहुत मसले पैदा होते हैं। जिस तरह से खुश्क माहौल में हम देखते हैं कि जरासीम उड़ते फिरते हैं और इसके बरक्स मौसमी बरसात में जरासीम कम उड़ते हैं, मगर जिस जगह बैठते हैं वहाँ अपने जहरीले मवाद भी खारिज करते हैं और जब इनका जिल्द के साथ रद्द अमल होता है तो जिल्द बीमार हो जाती है, हाँ ये बीमारी दानों की शक्ल में हो या फिर खारिश की सूरत में। लेकिन इस मौसम में हम अपनी स्किन को कैसे उसकी केयर कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे
करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महानूर रियाज खान, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ महा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर महानूर, इस मौसम में हम देखते हैं कि जल्दी बीमारियों के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा, और समझ नहीं आ रही कि हम अपनी स्किन केयर की रूटीन किस तरह से फॉलो करें। अच्छा महा, इस मौसम में देखें दूसरे मौसमों से क्या चीज़ डिफरेंट है। इस मौसम में जो है वो नमी एक तो ज़्यादा है, दूसरा ये कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको पसीना जो है वो इस मौसम में बनिस्बत दूसरे मौसमों के ज़्यादा आता है। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए कि जो आपका स्वेट है उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है कि सॉल्ट, पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्या होता है कि जब नॉर्मली सॉल्ट और पानी जो है वो नॉर्मली भी अगर हम देखें तो वो जल्द को क्या करता है, नरम करता है। तो इस मौसम में क्या होता है कि वो नेचुरली तौर पे पसीने की वजह से आपकी जल्द नरम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ये होता है कि बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्शन का जो है वो अंदर घुसना या पेनिट्रेट करना जो है वो आसान हो जाता है। तो इसमें यह है कि हमें जो सबसे पहले जो नॉर्मली आजकल इन मौसमों के अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन्फेक्शन हो सकती है, जो बैक्टीरियल भी हो सकती है और फंगल भी हो सकती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में नॉर्मली अगर हम देखें कि जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, रिपोर्ट होती हैं हमारे पास क्लिनिक पे, वो होती हैं कि क्या कहते हैं, जो आपके स्किन के ऊपर डिफरेंट दाने, रैशेस, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी रिएक्ट करती है, एक्नी की सूरत में जो है आपको डिफरेंट कील महासे निकलते हैं, इन्फेक्शंस जो आपके अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, आपकी उंगलियों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस जो है वो रिपोर्ट होती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस मौसम के अंदर नमी की वजह से जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान के मौसम की, तो ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि पाकिस्तान के हर तरह के मौसम है, सर्दी, मौसम बहार, खज़ां। लेकिन जब हम स्किन की बात करते हैं, हम एक स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं, लेकिन दोबारा से मौसम चेंज होता है, हम फिर भी उसी रूटीन और स्केड्यूल के साथ चलते हैं। ये चेंजेस लाना ये कितना ज़रूरी होता है? ये बहुत ज़रूरी है। देखो, हर मौसम के मुताबिक हम अपनी हर चीज़ को चेंज करते हैं। जैसे हम अपने शू वेयर्स को चेंज करते हैं, अपनी क्लोथिंग को चेंज करते हैं, अपनी हम जिस तरह बेडिंग को इवन चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो इसी तरह हमारी स्किन केयर भी मौसम के मुताबिक जो है वो चेंज होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आजकल ऑलरेडी नमी का कंटेंट या आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर अगर हम ओवरली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर दें तो वो आपकी स्किन को, एक तो पहले ही आपकी स्किन जो है वो स्वेट की वजह से सॉफ्ट है, तो एक्सपोज्ड है टू द बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन, और उसको आप मजीद मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ ज़्यादा मतलब नशोनुमा पा सकती है। तो उसमें ये ज़रूरी है कि एक तो राइट टाइप ऑफ स्किन केयर जो है वो आप अपने डॉक्टर से एक तो प्रिस्क्राइब करवाएं। दूसरा ये कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने जो सर्दी में मॉइस्चराइजर लिया है वही आप इसमें लगाएंगे, जो आपने सन ब्लॉक लिया है वो सेम मौसम में। वो हर चीज़ मौसम के मुताबिक चेंज होती है। जिस तरह आपके कपड़े, फुटवेयर, आपके बेडिंग, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, सिमिलरली इसमें भी आपकी बिल्कुल स्किन भी सबकी डिफरेंट होती है। अगर मैं कोई एक स्किन रूटीन फॉलो कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा भी उसी चीज़ को, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डॉक्टर से चेकअप करवाएं और फिर वो जो रेकमेंड करेंगे आप उसको फॉलो करें। इसमें माहा ये बेनिफिट होता है आपका। देखो, अगर आप एक चीज़, डॉक्टर आपको कोई गाइड कर रहा है तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ कर रहा हो, बहुत ज़्यादा स्किन केयर कर रहा हो, लेकिन आपको उतनी रिक्वायर्ड ना हो। तो अगर आप मशवरे के साथ वो चीज़ फॉलो कर लेते हो तो वो क्या, उसमें आपको बेनिफिट होता है कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, दूसरा ये कि वो आपके मुताबिक होती है तो आपको रिस्पॉन्ड अच्छा करती है। और जब हम खुद से स्किन की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक चीज़ देखिए तो उसके हज़ार फिर उसके बाद एड्स आना शुरू हो जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि इस तरह के जो एड्स आते हैं हम भी बगैर हम स्किन का मुआयना कराए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं अपनी स्किन पर, तो उसके साथ आप देखें ना कि कितने सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं कि आप जो थोड़ी सी चीज़ जो डॉक्टर की एक आप स्पेसिफिक विजिट जो है वो बचाने के लिए आप कर रहे होते हो, उसकी वजह से आपके जो स्किन पे इतने ज़्यादा रिएक्शंस, बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऐसे जो कि डिफरेंट स्टेरॉइडल क्रीम्स के बाद या डिफरेंट इस तरह की क्रीम्स जो कि उनके मुताबिक नहीं होती। इवन आपको मैं बताऊं वहाँ के बहुत सारे सीरम्स भी ऐसे हैं जो कि हर स्किन टाइप के लिए नहीं है। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको विटामिन सी से भी स्किन बर्न हुआ होता है, जिनको रेटिनोल से स्किन बर्न हुआ होता है। अब ये कहने को बहुत अच्छी रिजीम्स में फॉलो होने वाले और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सीरम्स भी हैं, बट ये कि अगर आपकी जिल्द के मुताबिक नहीं है तो वो आपकी जिल्द को डैमेज कर देंगे, क्योंकि हैं तो ऑब्वियसली एसिड्स हैं, मेडिसिन हैं,
फॉर्मुलेटेड ड्रग्स हैं, तो दे कैन नॉट बी सिमिलर फॉर एवरीबडी। वो आपके मुताबिक जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर हम स्किन मॉइस्चराइजर की बात करें, इस मौसम में स्किन मॉइस्चराइज करने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी मैं देखती हूँ कि ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। ये कितना ज़रूरी है कि आप किस पोर्शन में ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है और आपको सूट करती है तो? देखें, ये जो नॉर्मली हम ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनमें ये है कि इसको प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के लिए नहीं होता, ठीक है। अगर आप नॉर्मली लगाते भी हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी पर्पस के लिए, इवन लोग जो हेयर ऑयलिंग भी करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन लगा के छोड़ दें, ठीक है। उसमें ये है कि अगर आप इवन फेस पे या अपनी बॉडी पे भी अगर कोई ऑयल लगा रहे हैं या सर में लगा रहे हैं, तो उसको आप कुछ आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर वॉश कर लें, ताकि जो उसकी हाइड्रेशन होनी है वो हो जाए और वो आपके पोर्स के अंदर बैठा ना रहे, ठीक है। जब पोर्स में बैठा रहेगा तो वो क्या करेगा, जब डर्ट आपकी जिस्म के ऊपर लगेगी या स्किन के ऊपर लगेगी तो वो उसको अंदर ही जज्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट जो है वो स्किन के और हेयर के, स्कैल्प के प्रॉब्लम्स लीड करते हैं, ठीक है। और अच्छा, मॉर्निंग रूटीन और हम इवनिंग या नाइट रूटीन की बात करें स्किन केयर को लेकर, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं कि हम सुबह कौन सी रूटीन रखें और रात को, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें माहा सबसे पहले तो ज़रूरी है, जो आजकल के मौसम के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो है वो हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हाइजीन का मतलब ये है कि एक तो आप अपना प्रॉपरली, अगर मिनिमल भी हम देखें तो आपको 3 टाइम जो है वो अपनी बॉडी को वॉश करना चाहिए, ठीक है ना। आप उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किसी बहुत ज़्यादा हार्श सोप से ही धोएं, आप 1 या 2 दफ़ा, जब आपका बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से किसी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट से आपका इंटरेक्शन है कि आप बाहर जा रहे हो, कहीं से आए हो, बाजार से आए हो या खेल के आए हो, जिम करके आए हो, तो उस टाइम आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर है एक्सपोज टू पोल्यूटेंट्स है, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि आके लाजमी अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली जो है वो सोप से वॉश करें और फिर उसे ड्राई करें, ताकि ये कि अगर आप जिस तरह नॉर्मली देखो ना, इसमें हम बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुश्क रखें इसमें जिस्म को, लेकिन खाली खुश्क नहीं रखना। अगर हम ऐसे फॉर एग्जांपल पसीने के साथ ही अपनी बॉडी को ड्राई कर लेते हैं तो वो बैक्टीरिया तो वहीं पे स्टे कर जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, इस मौसम में स्पेसिफिकली अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली वॉश करें, ठीक है। दूसरा, डे एंड नाइट के अगर या डे एंड इवनिंग में हम देखें तो सबसे पहले तो वहाँ ये ज़रूरी है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले ये ज़रूरी होती है कि अपने जो बेसिक आप जो फेस वॉश है वो प्रॉपर्ली करें, ठीक है। और फेस वॉश से पहले स्किन को क्लिनस करें। अगर आपने मेकअप किया हुआ है या आप बाहर से आए हैं, इवन हमें ये लगता है ना कि जिस तरह मेल्स हैं तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो मेल्स में भी अगर आप बाहर से आए हैं, जिस तरह बाइक पे या आप कहीं बाहर एक्सपोज हो, तो फिर उसमें ज़रूरी है कि आप प्रॉपर्ली अपना फेस जो है वो पहले क्लिनस करें, ठीक है। फिर उसके बाद वॉश करें एंड देन आप कोई भी जेंटल सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर आजकल के मौसम की बात करें या अगर हम इसमें देखें कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप उसमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स के अंदर जाएं ताकि आपकी स्किन जो है वो क्लॉग ना करे, क्योंकि अगर क्रीम बेस में जाएंगे तो वो जिल्द के अंदर जो है वो जमा हो जाएगी और फिर वो आपको डिफरेंट पिंपल्स और वाइट हेड्स कॉज कर सकती है। डन हो गया। और जिस तरह से हम देखते हैं कि अक्सर खवातीन जो मेकअप करती हैं, अगर मैं अपनी बात भी करूँ, मेकअप रिमूव करना कितना ज़रूरी है? कुछ खवातीन होते हैं कि हम बगैर मेकअप रिमूव किए सो जाते हैं, वो कितना इफेक्ट कर सकते हैं स्किन को और कितना ज़रूरी है, कैसे हम मेकअप रिमूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप? हाँ, इसमें देखो सबसे पहले तो जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि देखो जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बच्चों के अंदर भी ओपन पोर्स होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नुमाया नहीं होते। जिस तरह हम एज करते जाते हैं हमारा कोलेजन और इलास्टिन जो है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से आपके पोर्स जो हैं वो थोड़े से खुल जाते हैं, ठीक है। उनमें फिर ये है कि जिस तरह हम कहते हैं ना, पहले भी तो हम करते थे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो वो पहले में ये फ़र्क होता है कि आपकी एज जो है वो डिफ़र कर रही होती है विद इन दैट टाइम, और आपकी रूटीन, आपकी डाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़र कर रही होती हैं और वो क्या करती हैं कि आपकी स्किन को जल्दी एजिंग के तरफ ले जाती है, जिसमें आपके पोर्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर जो है मेकअप अगर आप लगा के रखते हैं तो वो आपको उसमें वाइट हेड्स और एक्नी बहुत ज़्यादा कॉज करता है। ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जेंटल आप जो है वो मेकअप रिमूवर्स भी मौजूद होते हैं, और अगर आपके पास मेकअप रिमूवर्स आप नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप जर्नली जिस तरह बेबी ऑयल्स होते हैं या जो आप कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्सफोलिएंट, ठीक है। वो आप प्रॉपरली स्किन पे मसाज करके आप किसी भी जेंटल मेकअप वाइप से पहले रिमूव करें, ठीक है। 1 से 2 दफ़ा इस अमल को दोहराएं और उसके बाद आपको जो फेस वॉश सजेस्ट किया गया है आपकी स्किन के मुताबिक, उससे
आप वॉश करें, ठीक है। फिर आप उसमें नॉर्मली, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, और अगर ड्राई स्किन है तो आप उसको जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है उनका इस्तेमाल करें। ये रूटीन आपकी नॉर्मली होनी चाहिए। और बेड से पहले, तो बेड टाइम से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली अपना मेकअप रिमूव करें, क्योंकि उससे सिर्फ एक ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आपकी स्किन खराब होती है, उससे ये भी प्रॉब्लम होता है कि जिस आप बेडिंग के ऊपर सो रहे हो उसके ऊपर भी वो पार्टिकल्स जा रहे हैं, और वो अगेन अगर अगले दिन आपने वो क्लीन भी किया हुआ है फेस, तो वही आपके मुंह पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। आपके मुंह पे भी या किसी और के भी, जो भी उस जगह पे उसको यूज कर रहा है वो वहां पे उसको वो इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स तो लाजमी आते होंगे जिन्होंने सेल्फ मेडिकेशन से, बगैर किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, उनकी स्किन का सत्यानाश हो जाता होगा, ऑब्वियसली कुछ ऐसे केसेस। फिर उन्हें ये भी तो होते हैं ना कि एक हफ्ते में मेरी स्किन ठीक हो जाए, कुछ ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं, आप उन्हें क्या रिकमेंड करती है कि कितनी कंसिस्टेंसी लाजमी है स्किन केयर में? अच्छा देखो, सबसे पहले तो माहा स्किन केयर में जितना काम डॉक्टर का ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा जो काम है वो आपके पेशेंट का ज़रूरी है उसमें, क्योंकि स्किन केयर के अलावा उसके आपकी डाइटरी पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस पैटर्न, आपका हार्मोनल पैटर्न, ये 5 पैटर्न्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर इनमें से कोई भी पैटर्न खराब है, फॉर एग्जाम्पल किसी का हार्मोनल इशू ही है, तो मैं उसकी स्किन के ऊपर जितने मर्जी ट्रीटमेंट कर लूंगी, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारी जो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक जो हम स्किन केयर है वो मेकअप की तरह नहीं है कि हमने उसी टाइम की और रिजल्ट आ गया, ठीक है। इट इज़ बेसिकली समथिंग जो कि आपकी बॉडी चेंज के साथ जो है वो इम्प्रूव करेगी और टाइमली इंक्रीज करेगी। अब अगर हम जो भी चीज़ आपको ये, बल्कि मैं आपके इस चैनल के थ्रू आई वुड लाइक टू कन्वे कि जो भी चीज़ या जो भी डॉक्टर या जो भी आपको ऐसा मशवरा दे कि ये 1 डे या 1 नाइट मिरेकल ट्रीटमेंट है, ये क्रीम 1 नाइट में ठीक कर देगी या ये मेडिसिन 1 नाइट में ठीक कर देगी, तो वो हरगिज़ मत इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी स्किन ठीक तो नहीं होगी डेफिनेटली, वो इमीडिएटली शायद आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, बट उसको करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है, और उसको ठीक करने में इट रिक्वायर्स अ होल प्रोसेस। और वो ये कि वो जब तक आपका प्रोसेस नहीं होता, आप उसके ऊपर, अगर आपकी स्किन स्टेरॉइड से ख़राब है तो आप बेशक उसके ऊपर 50,000 की क्रीम लगा लें या उस पर आप 20,000 का ट्रीटमेंट करवा लें, दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, वो रिटर्न कर जाएगा टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रायरली पहले उस चीज़ को अपनी बॉडी से डिटॉक्स करें, अपनी बॉडी से निकालें, ताकि वो आपकी जल्द को ठीक करें, ठीक है। और अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो ये वैसे बहुत मुझे नापसंद चीज़ है कि आप फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ पहुंच जा रहे हैं। इस रेस में आप पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से हम वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग क्रीम यूज करके अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करें। बात यह है कि आप अपनी स्किन, आपका कॉम्प्लेक्शन जो भी, लेकिन उसको फ्रेश रखें। बिल्कुल। और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं या वाइटनिंग इंजेक्शन जो कि आजकल मार्केट में बहुत इन हो चुकी हैं, इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं या फिर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? अच्छा देखो, सबसे पहले जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, वो जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, वो कभी भी आपको चिट्टा नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनका पर्पस हमेशा क्या होता है कि आपकी स्किन को ग्लो करना, एनहांस करना, जो आपका अपना कंप्लेक्शन है उसी को ग्लो करना। सिमिलरली अगर हम वाइटनिंग इंजेक्शन की बात करें तो इसमें ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी से डिटॉक्स करता है सारे जो आपके जो फासिल मादे होते हैं, जिनको निकालता है, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होते। अब उसका भी देखो महा पर्पज़ यही है कि वो जब आपके जिस्म से डिटॉक्सिफाई कर रहा है एक चीज़ को, तो उसका क्या है कि वो आपको ग्लो ही देगा, वाइट नहीं करेगा। अगर कोई भी बंदा ये कहता है कि हम गोरे हो जाते हैं इंजेक्शन लगवाने से, तो वो गोरे नहीं होते। हाँ, ये होता है कि जो आपका अपना कंप्लेक्शन है वो थोड़ा इन्हांस हो जाता है, और वो ये ऐसे ही है जैसे आप मल्टीविटामिन लेते हो, जब आप लेते हो तो तब तक ठीक रहता है, जब छोड़ते हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा रिवर्स बैक करता है। इट इज़ नॉट फॉर परमानेंट चेंजेस, ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल के साथ इंप्रूव हो जाता है। अगर इसको आप इनहैंस करना चाह रहे हो, जैसे किसी ने अगर वाइटनिंग ड्रिप्स ली हैं, तो उसका पर्पस वो उसने आपकी बॉडी को तो डिटॉक्स कर दिया, बेहतर कर दिया, ग्लो दे दिया। अब उसको मेंटेन किससे करना है? लाइफस्टाइल से। जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो वो चीज़ इंप्रूव करेगी। और एंटी एजिंग क्रीम्स हम देखते हैं कि बहुत आजकल इसका शोर मचा हुआ है। एंटी एजिंग क्रीम आप किस एज ग्रुप को रेकमेंड करते हैं अगर यूज़ करना भी हो तो?
देखो एंटी एजिंग क्रीम्स में भी अगेन वही है कि एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर फॉर द पर्पस कि आपके जो सेल्स हैं वो डिटॉक्स हो जाए और आपके जिल्स जो है वो नए सेल बनाना शुरू कर दें। ठीक है, एजिंग क्यों होती है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेल्स हैं वो नए इतनी ज़्यादा रैपिडली नहीं बन रहे होते जितने हमारी अर्ली एजेस में बन रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें अगेन अगर हम उसमें लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करें, अपनी थोड़ी अपनी वाटर इनटेक अच्छा करें, अपनी एक्सरसाइज को इंक्लूड करें लाइफस्टाइल में, हेल्दी जो है वो अपना खाना लें, तो उसमें ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करती हैं। फिर वही एंटी एजिंग के साथ साथ लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल ठीक होगा तो वो भी इफेक्ट करेगा। और डॉक्टर साहब हम ये देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि हम पानी तो यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा इनटेक होता है, लेकिन हमारी स्किन को वो फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये बात, इस बात में कुछ हकीकत है कि पानी में पिंक सॉल्ट आप ऐड करके पिएं, वो आपके सेल्स तक जाएगा और आपकी स्किन नरिश होगी? अच्छा, इसमें ना ये होता है कि वाटर के अंदर हम डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिनेमन यूज़ कर सकते हैं, आप चिया सीड्स यूज़ कर सकते हैं, आप ये चीज़ें वो हैं जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, इनका भी पर्पस यही होता है कि ये आपकी एक तो अब्जॉर्प्शन बेहतर करती हैं और आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को बूस्ट करती हैं। तो डेफिनेटली उन चीज़ों की हेल्प होती है, और वो ये कि आप, लेकिन हर किसी के लिए सिमिलर नहीं होती। कुछ लोगों को कुछ चीज़ सूट कर रही होती है, कुछ को कुछ सूट कर रही होती है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा कंसर्न करके, लेकिन ये नेचुरल होती हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो इसमें यह है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पाँव की इन्फेक्शन या फिर हम देखते हैं कि फिंगर्स में उनकी इन्फेक्शन हुआ होता है, वो सफ़र कर रहे होते हैं इस चीज़ को, तो हम इस चीज़ को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या फिर इसका कोई सोल्यूशन? बिल्कुल, अब देखो पाँव की इन्फेक्शन ज़्यादातर आजकल के मौसम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये कंप्लेन ना, और इसमें वजह यही है कि हम हाइजीन को ठीक नहीं रखते। ठीक है ना, हमने जो सॉक्स पहने हैं वो हम पूरा हफ्ता वही सॉक्स चलाई जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि नॉर्मली जब आप देखो कि पाँव जो है वो आपका सबसे ज़्यादा डस्ट और पोल्यूशन से जो है वो एक्सपोज्ड है, उसमें ज़ाहिर है जो सॉक्स पहनी है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल स्टे कर गए, आपकी बॉडी ने स्वेट प्रोड्यूस किया है, वो सॉल्ट ने आपकी उन जगहों को जहाँ पे वो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों के अंदर वाली जगह उसको सॉफ्ट कर दिया, और वो डस्ट आपके वहाँ पे बैठ गई है, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे डेफिनेटली उसको इन्फेक्शन कॉज कर देगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप हाइजीन को मेंटेन करें। अगर आपकी कोई ऐसी नेचर ऑफ जॉब या वर्क है कि आपका क्लोज शूज़ पहनना ज़रूरी है, तो आप डेली अपनी सॉक्स चेंज करें या वॉश कर लें। ठीक है, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि इस मौसम में अपना फुटवेयर जो है वो एयरी रखें। ठीक है, जिसके अंदर हवा पास कर सके, जो सैंडल्स होते हैं जिस तरह, वो अगर आप यूज़ करें तो इतने ज़्यादा नहीं होते। और डिफरेंट इसमें यह है कि जाहिर है आप अपना एंटी फंगल पाउडर्स होते हैं जो कि फिंगर्स के अंदर अगर आप डाल के खुसूसी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, और बड़े मज़े की टिप्स भी हैं जिन्हें लाजमी तौर पर फॉलो भी करना होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम टू नियो पाकिस्तान। तो जनाब, आज दुनिया भर में दोस्तों और दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो आगाज़ था वो हुआ है सन 1958 से। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों की सोहबत किसी भी इंसान के नज़रियात, ख्यालात और उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसकी तामीर में बड़ी अहम होती है। इस तरह बुरे और मुश्किल वक्त में भी हम देखते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। जब भी मुश्किल और कड़ा वक्त आता है हमारे जहन में वो एक दोस्त क्लिक करता है जिससे हमारी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन होती है। ये दोस्त ही होते हैं जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजार लेते हैं, और दोस्तों की अहमियत उन अफराद के लिए और भी बढ़ जाती है जो तन्हा होते हैं, जिनके अहले खाना से ताल्लुकात अच्छे ना हों। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि दोस्तों से मिलना आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून और खुश तो करता ही है, और इसके साथ साथ आपके लिए ज़िंदगी की एक नई किरण भी वो पैदा कर सकते हैं। ताहम दोस्त आपके दर्द के लिए एक कुदरती मद्दावा भी है, क्योंकि दर्द को शद्वियात खाने के मुकाबले में बड़ा हल्का अहबाब रखना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की जाने वाली एक रिसर्च है जिसके मुताबिक दोस्तों का जो ज़्यादा बड़ा हल्का रखने वाले लोग होते हैं वो दर्द को भी कम महसूस करते हैं। इस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि ज़्यादा दोस्तों के साथ मेल जोल रखने वाले लोगों में दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर होती है।
असल में ज़्यादा दोस्तों के साथ बातचीत करने वाले लोगों में एंडोर्फिन यानी जिस्म के मरकजी असाबी निज़ाम में पैदा होने वाला एक केमिकल होता है, उसकी अखराज की सतह ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो दर्द को कम महसूस करते हैं। एंडोर्फिन एक ऐसा कीमियाई मादा है जो सख्त वर्जिश, जज्बाती कशमकश और दर्द की हालत में कुदरती तौर पर खारिज होता है। ये मादा जब इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, उसके साथ मुंसलिक होता है और दर्द की कैफियत को कम करने में मदद देता है और फिर उससे हम क्या देखते हैं कि हमें काफ़ी हद तक आसूदगी का एहसास होता है। जबकि दूसरी जानिब कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि हमारे दोस्त हमारी ज़िंदगी पर बेहद असरअंदाज होते हैं, इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो हमें अपने निकम्मे दोस्तों से भी जान छुड़ाना होगी। एक बिजनेस मैन है जो कि अमेरिका से उनका ताल्लुक है, गैरी वेनरिक। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी ज़िंदगी के 5 करीबी अफराद हमारी अपनी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और ये बात भी एक जहन में रखने वाली होती है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दोस्त बना सकते हैं। आप अपने बहनों से, अपने भाई से या आप अपने माँ बाप से भी दोस्ती कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और अगर ये अफराद मुस्बत सोच रखते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं और ज़िंदगी को रोशन ख्याली से देखने वाले होते हैं, आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो यही सारी खुसूसियात हमारी ज़िंदगी में भी उस चीज़ का रिफ्लेक्ट भी होगा। अगर हम इसके ऑपोजिट बात कर लेते हैं, कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जिनकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं और वो हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की शिकायत करते रहते हैं, रोते धोते रहते हैं और हर चीज़ की हम देखते हैं कि शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि उनसे नेगेटिव वाइब्स भी आ रही होती हैं और कुछ लोग नाशुक्रे होते हैं। और अच्छा, जब हम ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें नेगेटिव वाइब्स भी मिलना शुरू होती हैं। तो ऐसी आदत रखने वाले जो अफराद हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जो ऐसे अफराद हैं जो हमेशा शिकवे शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं, उनसे थोड़ा सा रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए। तो लाजमी तौर पर जब भी आप किसी से मिलते हैं, जब किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो पहले आप ये देखें कि वो कितने कैलिबर का बंदा है, वो आपको खुश रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। और जैसे कि एक रिसर्च भी है कि मुस्बत सोच रखने वाले अफराद की सोहबत में वक्त गुजारना आपके अंदर भी तवालाई, जोश जज्बा भर देता है और आपको नए काम करने, पुराने कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने की तरफ राग़िब करता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें मनफी सोच रखने वाले अफराद, तो उनकी सोहबत में वक्त गुजारना आपको परेशान और मायूस बना देता है। और इसके अलावा आपको बताएं कि एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जनाब, जिस तरह से आपने यकीनन मैराथन मुकाबलों के बारे में सुना हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि जो शुरका है वो 42.2 किलोमीटर तक दौड़ने का मुकाबला करते हैं, लेकिन अगर रेस का फासला इससे ज़्यादा हो तो इसे अल्ट्रा मैराथन कहा जाता है। और इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की खातून कांस्टेबल है उमैरा शिराज, जिनका ताल्लुक ज़िला पुंछ के शहर रावलाकोट से है। हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने इस्लामाबाद से रावलाकोट तक मुनक्किद एक ऐसी ही अल्ट्रा मैराथन रेस में हिस्सा लिया और 12 घंटों में वो 100 किलोमीटर का फासला तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली वाहिद शरीक थी। इस रेस में जहां उन्होंने 100 किलोमीटर का तवील फासला तय किया, वहीं उन्हें पहाड़ी इलाकों में मुसलसल चढ़ाई जैसी मुश्किलात भी दरपेश थी। इतने तवील फासले पर मुहित दौड़ में शिरकत के लिए तैयारी कैसे की और वो इसके अलावा किन किन मुकाबलों में शिरकत करना चाहते हैं, किन किन मुकाबलों में शरीक हो चुके हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे उमैरा शिराज है, कांस्टेबल इस्लामाबाद है। उमैरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा उमैरा, ये बताइएगा, कांस्टेबल होने की हैसियत से आपने मैराथन मुकाबलों में शिरकत की, ये आपको आइडिया कैसे आया? मुझे बचपन से शौक़ था रेसिस का, एथलेटिक्स का, गेम्स का, स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए मैं बचपन से ही छोटे लेवल पे पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ग्रैंड चैम्पियन हूँ, पाकिस्तान की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, फर्स्ट फीमेल हूँ यंगेस्ट रनर। जी ठीक है। और मेरा ये भी बताएगा, हमने ये तो सुना हुआ है कि जो हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अज़ाब के मालिक होते हैं और आज हमने देख भी लिया, हमें आप पर फ़ख्र है। ये मुकाबला जीत कर आप कैसा महसूस कर रही हैं?
बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं कोई इवेंट जीतती हूँ, लेकिन ये इवेंट मेरे लिए स्पेशल इसलिए था कि ये आज़ाद कश्मीर के लिए था और वहाँ की वोमेंस के लिए एम्पावर करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था पाकिस्तान रोड रनर की तरफ से, जिसमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 12 हॉर्स में मैंने कंप्लीट करके और फर्स्ट फीमेल जो थी मैंने कंप्लीट किया इसको 12 हॉर्स में और मेल कैंडिडेट के साथ। तो ये मुश्किल था बट बड़े प्राउड की बात होती है, बहुत खुशी होती है और उसके पीछे जो आपकी मेहनत होती है तो फिर आपको फ़ील नहीं होता कि आप कितने थके, उसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये जो आपकी जीत होती है, आपका मुकाम होता है, उसके सामने आपकी मुश्किलात बहुत छोटी रह जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जैसे कि 12 घंटों में 100 किलोमीटर का फासला तय किया, आपने अपनी मंजिल तक पहुंची हैं और आपकी वाहिद कंटेस्टेंट थी। फिर आप बताएं कि क्या इंटेंशंस थे आपके दिमाग में, आपने किस तरह से इस चीज़ को मुकम्मल किया? जब स्टार्ट लिया था तो तब तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मैंने कंप्लीट करना है, लेकिन रास्ते में मुश्किलात थी कुछ ऐसी, क्योंकि हिली एरिया है और अब हिल्स पे जो है रनिंग करना काफ़ी टफ़ होता है। जब आपके साथ फीमेल्स ग्रुप ना हो, जब आपके साथ अच्छी सपोर्ट ना हो, तब काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मेरे सामने एक टारगेट था, उसको मैंने अचीव करना था और मैंने ये 100 किलोमीटर कंप्लीट करके ये आज़ाद कश्मीर के पीपल को भी बताना था, जितने भी वहाँ पे फीमेल्स हैं उनको बताना था कि आज़ाद कश्मीर की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। अगर वो भी किसी मैदान में आगे जाएं तो वो बिल्कुल उमेरा आपने ये साबित भी किया अपने पेरेंट्स का। जी ठीक है। तो उमेरा ये भी बताइएगा कि जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोग बहुत कम है, आपने फिर अल्ट्रा मैराथन मुकाबले में हिस्सा लिया, कितनी सख्त मुश्किलात आपको दरपेश आई और ये जो सारा सफ़र है कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा? ये बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था जिसमें मैंने 100 किलोमीटर करना था, रनिंग करनी थी और काफ़ी सारा हिली एरिया था, कोई ग्राउंड नहीं था, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन एक जब माइंड में आपके एक टारगेट होता है, जब आपके मकासद होते हैं, जब आपका कोई चैलेंज होता है कि उसको आपने कैसे फेस करके कैसे कंप्लीट करना और कैसे नाम बनाना है और कैसे पहचान बनानी है, तो फिर आई थिंक कि वो जो जितनी भी मुश्किलात होती हैं आप उनको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, फेस करके आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और पुलिस के डिपार्टमेंट में जाने का आपको ख्याल कैसे आया? कोई फैमिली मेंबर था जिसे देखकर इंसान कहता है कि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊंगा? फैमिली मेम्बर तो पुलिस में थे लेकिन वो आज़ाद कश्मीर में थे, तो मुझे बचपन से शौक़ था फोर्सेस ज्वाइन करने का, आर्मी में जाने का। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है इस्लामाबाद में ही मैंने अप्लाई किया और मेरिट पे अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुई है। ऑल ओवर पाकिस्तान मैंने टॉप किया था, NTS के थ्रू हमारे पेपर हुए थे, तो मैंने ज्वाइन किया इस्लामाबाद पुलिस। फिर मैंने यहाँ रहते हुए कमांडो कोर्स किया है, फिर एज अ कमांडो ऑफिसर सर्व कर रही हूँ अभी, और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी एथलेटिक्स अपना पैशन को साथ साथ कंटिन्यू रखा है और ड्यूटीज़ के साथ साथ मैंने इस चीज़ को लेके चलती रही हूँ। और यही बिल्कुल पॉइंट है कि ड्यूटी के साथ साथ आपने अपना ये शौक़ कैसे पूरा किया, आपको कितनी सपोर्ट हासिल थी अपने फैमिली की या फिर आपके डिपार्टमेंट के लोगों की? फैमिली की सपोर्ट तो 100% मुझे थी। मेरी जो वालदा हैं वो बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरे भाई हैं वो खुद मेरे साथ इवेंट्स में जाते हैं, मेरी सिस्टर, उन लोगों ने भी मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया है कि फैमिली के बगैर तो कोई भी जो है आपकी कामयाबी नामुकम्मल होती है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी सपोर्ट थी, लेकिन उनको जब मैंने बताया अपने डिपार्टमेंट में, IG साहब ने मुझे बुला के कैश प्राइज़ इनाम दिया है, मुझे स्पोर्ट्स किट दी है, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है कि एक डिपार्टमेंट में इतनी अपनी रिस्पेक्ट देखे और एक प्राउड अपने डिपार्टमेंट के लिए एक पहचान बनी हूँ कि आज तक पाकिस्तान पुलिस में से किसी फ़ीमेल ने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था और आई एम द फर्स्ट फीमेल पुलिस डिपार्टमेंट से जिसने पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट के साथ कम्पीट किया है और पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड हासिल किया है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। और मेरा बहुत से ख़वातीन आपको इस वक्त स्क्रीन पर देख रही होंगी, उनका भी यही माइंड बन रहा होगा कि हम भी इस डिपार्टमेंट में जाएं, कांस्टेबल की सीट पर जाएं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगी, किस तरह से कितने चैलेंजेस हो सकते हैं, आप इसका बस रैपिडली जवाब दे दें।
मैं उनको यही कहूँगी कि आपके जो भी, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप पुलिस का ही सोच रही हैं, आप कहीं भी जाना चाह रही हैं, किसी डिपार्टमेंट में जाना चाह रही हैं, अपने पैशन को देखें, उस पर फोकस करें, आप उसको पैशन के साथ लेके चलें, अपने टारगेट को आप वो ज़रूर अचीव करेंगी। और रास्ते कितने मुश्किल क्यों ना हो, मंजिलें। वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह से बन रही है कि मुल्क में इस वक्त अदम सियासी इस्तेहकाम होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि अवाम महंगाई का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ सियासी जमातें हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होना था, लेकिन वो भी ना हो सका। जमात इस्लामी की जानिब से गुज़श्ता 4 रोज़ से रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगी बिजली और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कमिश्नर ऑफिस में हुआ था, ताहम अब तक मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू ना हो सका। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने दूसरा दौर आज होने की यकीन दहानी करा रखी थी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने मुज़ाकरात में टेक्निकल कमेटी को शामिल करने का भी इंदिया दिया था। और जिस तरह से हमने देखा कि एक रोज़ पहले लियाकत बलोच के सरबराही में जमात इस्लामी ने अपने 10 मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखे थे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से हम बात करें तो उन्होंने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत की है और कहा है कि जमात इस्लामी ने महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ धरना देकर जबरदस्त काम किया है और मैं उनके मौकिफ की तायद करता हूं। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, कहा कि 9 मई से पहले GHQ के बाहर एहतजाजी जो मुजाहिरे थे उसकी पुरअमन कॉल के बयान पर कायम हो। उन्होंने अपने बयान की दोबारा से तस्दीक की है कि मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाकयात का एतराफ़ किया हो। जबकि दूसरी जानिब अवामी पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा मिफ्ता इस्माइल है, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर बिजली के बिलों को कम करने का फॉर्मूला पेश करता हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा बयान जारी किया है जिसमें कहते हैं कि बिजली के घरेलू बिलों पर 24%, कमर्शियल बिलों पर 37% और सनती बिजली बिलों पर 27% टैक्स है। इसके बाद इजाफी टैक्स, सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत घरेलू सारिफ से 7.5%, कमर्शियल से 12% और जो सनती सारिफीन है उनसे 5% एडवांस टैक्स ले रही है। हुकूमत ने पिछले साल बिजली बिलों से 388 अरब रुपए टैक्स लिया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि रवा माली साल 450 अरब रुपए टैक्स लेने का हदफ है और सूबाई हुकूमतों विफाकी हुकूमत को चाहिए कि जो बिजली की बिल्स हैं उससे तमाम टैक्सेस जुलाई से अक्टूबर के लिए ख़त्म कर दें। इससे साल भर की आमदनी में 450 अरब रुपए की कमी होगी और सूबों को 265 अरब और विफाक को 185 अरब रुपए कम मिलेंगे। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हुकूमत के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से 185 अरब रुपए कम करने से IMF के प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल हो जाएगा। अवामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की तरफ से कहा गया कि पिछले साल हुकूमत ने 705 अरब PSD पर खर्च किए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो मुल्क में इस वक्त सियासी हालात बन चुके हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं शाहिद मेतला साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, मुल्क में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अवाम भी बेजार है और बाकी सियासी जमातें भी सरापा एहतजाज है। आपको कुछ मुल्क की हालात की समझ आ रही है कि हो क्या रहा है आखिरकार? बहुत शुक्रिया। सवाल ज़रा रिपीट कर दें और आपकी आवाज़ खासी कम आ रही है। जी सर, मैं अपना सवाल रिपीट कर रही हूँ। जिस तरह से हम मुल्क की हालात को देखें, मुल्क की सियासी हालात इस वक्त अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहे हैं, अवाम भी बेजार है, अवाम भी तंग है और कुछ सियासी जमातों की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि मुल्क की हालात किस तरफ को जा रहे हैं? कुछ सोल्यूशन भी निकलेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि हमेशा सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है, लेकिन उसमें डेफिनेटली हमारे सियासी जो लीडर हैं उनका भी टू सम एक्सटेंट कसूर है कि मिल बैठने की उनकी ऐसा कोई आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। इमरान खान साहब को भी मुज़ाकरात की बहुत दफ़ा दावत दी, लेकिन इमरान खान साहब भी हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। और एक वक्त कुछ अर्सा पहले ऐसा भी था कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत फिर उस वक्त मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं नजर आती थी। तो इसी तरह का ये सिलसिला चलता रहता है। अभी जो आप हाफिज नईम के धरने की बात कर रही हैं, जमात इस्लामी के धरने की बात कर रही हैं, देखिए ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अवामी मफादात के अवामी मसाइल के तहत एक जिद्दोजहद का आगाज़ हो रहा है।
बिजली के मसलों का, बिजली के बिलों का एक संगीन मसला है। आए रोज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने जेवरात बेच रहे हैं, लोग अपनी जरूरियाती जिंदगी को बेच के, बहुत ज़रूरी चीज़ों को बेच के, ज़रूरी अशिया को बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी ज़्यादती है कि लाइन लॉसेस हैं, कहीं पे चोरी है, कोई और किस्म के डिफॉल्ट्स हैं, कोई बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, ये कुछ भी है इसमें जो भी इनएफिशिएंसीज है, उन तमाम का खमियाजा हम सबको बाहर भुगतना पड़ता है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं होता कि जिन इलाकों में बिजली का बिल, जिन इलाकों में बिजली चोरी की जाती है, सिर्फ वहीं पे बिजली के बिल ज़्यादा भेजे जाएं या लाइन लॉसेस को शामिल करके और तमाम टैक्सेस को शामिल करके सिर्फ उन्हीं के बिल वगैरह भेजे जाएं। ऐसा नहीं होता, बल्कि पूरे मुल्क में ही उनका तमाम बर्डन जो होता है वो शेयर कर दिया जाता है और तमाम मुल्क में वो तमाम बिल भेजे जाते हैं। आप देखिए कि अब जो स्लैब्स वाला सिलसिला शुरू किया है कि अगर 195 या 196 या 199 यूनिट्स भी है तो आपको 3000 रुपये बिल आएगा, लेकिन जैसे ही 200 यूनिट्स होंगे 201 यूनिट होगा। और ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि अगर 195 यूनिट्स है तो 5 या 6 यूनिट्स का इजाफा करके 8000 बिल बना दिया जाता है। अब देखिए सिर्फ 1 यूनिट या 2 यूनिट या 5 यूनिट के इस्तेमाल से आपका बिल एकदम से 5000 रुपये बढ़ जाता है। तो ये इस तरह का जो सिलसिला है लूट खसूट है और इस तरह की कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन किसी भी जगह पे नहीं है, दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं है। और जो मिफ्ता इस्माइल की आप बात कर रही थी, बिल्कुल उन्होंने एक डूएबल सोल्यूशन दिया है। हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए कि पिछले साल जो PSDP था वो कोई मेरा ख्याल है 950 अरब रुपया था, और अभी अगर डिफरेंट किस्म के 4 बड़े टैक्सेस हैं जो तमाम बिजली के बिलों पे लग के आते हैं, उनका इतलाक होता है, अगर वो तमाम तखफीफ कर दिए जाए और एलिमिनेट कर दिए जाए तो उससे 195 अरब रुपए का जो है वो एक रिलीफ है जो आवाम को मुंतकिल हो सकता है, जो सार्फिन को मुंतकिल हो सकता है, जो कि हुकूमत को लाजमी करना चाहिए। और अभी जो PSDP है वो 1150 अरब रुपए का बनना है, और अगर 185 अरब रुपया कम कर दिया जाए तो फिर वो कोई मेरा ख्याल है कोई 965 अरब रुपया PSDP फिर भी रह जाएगा। तो बिल्कुल सोचना चाहिए। शाहिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी अवामी मफाद की खातिर सड़कों पर निकली हुई है, एहतजाज कर रही है, आज गालिबन 5वां रोज़ है, कल दूसरा राउंड होना था मुज़ाकरात का लेकिन वो भी ना हो सके। आपको क्या लगता है कि हुकूमत कितना संजीदा है उनके मुतालबात तस्लीम करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए? देखिए, हुकूमत ने तो एक दफ़ा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है और कल वैसे उन्होंने इंगेज ज़रूर किया हुआ है, लेकिन कल वज़ीर ख़जाना ने ये बात कर दी है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इन तमाम IPPs के मुआहदों को रिव्यू किया जाए। सबसे मेन जो मुतालबा है वो यही है कि IPPs को रिव्यू किया जाए, उसके एग्रीमेंट्स को रिव्यू किया जाए और उसको फिल फॉर कैंसिल किया जाए। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए 52% जो IPPs हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं, वो सरकारी IPPs हैं, वो बिल्कुल रिव्यूएबल हैं, उनको किया जा सकता है। और इसके अलावा कोई 28% है ऐसे IPPs जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन है उनके हैं, और 23% है जो चाइनीज IPPs है। तो इसका मतलब ये है कि 80% के करीब ऐसे मुआहदे हैं IPPs के जिनको रिव्यू किया जा सकता है और जिनको बिल्कुल नए सिरे से जिनके साथ नेगोशिएट किया जा सकता है। अगर इमरान खान का आपको दौर याद हो तो उस वक्त ये हुआ था कि उन्होंने IPPs के मुआहदों को रिव्यू किया था और उन्होंने जो डॉलर्स की प्राइस थी वो 148 रुपए के अगेंस्ट फिक्स कर दी थी, और इसका एक तरह से बड़ा फायदा हुआ। अदरवाइज तो आज अगर 300 रुपए का डॉलर होता और 300 रुपए का डॉलर कंसीडर किया जाता तो आपके जो बिजली के बिल आज 50,000 आ रहे हैं वो 80,000, 90,000 या 1 लाख रुपए के करीब आ रहे होते। तो हुकूमत के ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि इन मुआहदों पर गौर नहीं हो सकता। वज़ीर ख़जाना ने कह दिया है कि हमें जी पेनल्टीज लग सकती हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं ये तमाम IPPs के जो मालिकान हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाइनीज़ के साथ भी बैठ सकते हैं। चाइना हमारा दोस्त है और मैं
सुन रहा था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी ये कह रहे थे कि चाइनीज बिल्कुल बैठने के लिए तैयार है। तो देखिए 80% के करीब जो वाहिद है IPPs के, उनके साथ आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। ठीक है। और शायद मित्रा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, उनकी तरफ से ये सजेशन सामने आई है कि जो बिलों से टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। आपको क्या लगता है कि इस सजेशन पर कितना अमल किया जा सकता है, और जब वो अपने दौरे हुकूमत में थे तब वो इस सजेशन पर क्यों ना अमल कर सके? देखिए, उनका दौरे हुकूमत तो मुख्तलिफ तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से इबारत रहा है। जी जी। और उन्होंने भी कोशिश करने की कोशिश की है, लेकिन वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। तो बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ कि 1150 अरब रुपए का अभी इस वक्त PSTP बन रहा है जो हुकूमत पाकिस्तान ने रखा है। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है 650 अरब रुपए का PSTP था। तो अगर 1150 अरब रुपए में से 185 अरब रुपए के टैक्सेस हैं जो 6 माह के लिए लग रहे हैं मुख्तलिफ जो बिजली के सार्फिन हैं उन पे, अगर वो डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं, उसमें GST है और 3 और तरह के जो टैक्सेस हैं वो है, तो उनको तखफीफ कर दिया जाए तो उसका 185 अरब रुपए का जो एक तरह से एक्यूमुलेटिव रिलीफ बनता है। तो अगर 185 अरब रुपए टैक्सेस में कम कर दिए जाए तो बिजली के बिलों में काफ़ी सारा आवाम को रिलीफ मिल सकता है। और उसका ये होगा कि 1150 अरब रुपए में 185 अरब रुपए अगर निकाले जाए तो फिर भी 965 अरब रुपए का PSTP इस साल का रह जाएगा, और ये बहुत डूएबल चीज़ है और हुकूमत पाकिस्तान ये कर सकती है। ठीक है शाहिद साहब, अगर हम जमात इस्लामी के धरने की बात कर लेते हैं, जिस तरह से उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि हम अपने एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क में फैला देंगे, उस दूसरी तरफ हम देखें तो PTI की तरफ से भी हिमायत मिल रही है इस धरने को। आपको क्या लगता है कि अगर ये सड़कों पर इसी तरह सूरत हाल चलेगी तो क्या मुल्की हालात, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, इन धरनों के मुतहम्मिल हो सकते हैं? जी डेफिनेटली नहीं हो सकते। और जैसे ही धरनों और ये एहतजाजी तहरीक का ऐलान होता है तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासर होती है, बिल्कुल सर, आम जिंदगी में मुतासर होती है, और मेरा और आपका नकलो हमल भी, और हम भी ज़हनी तौर पर एंगेज भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, अपसेट भी होते हैं। तो डेफिनेटली जो बाहर का इन्वेस्टर है वो भी देखता है कि इनके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है। आए रोज़ यहाँ पे धरने होते हैं, जुलूस होते हैं, और इसी तरह की सियासी तहरीक का आगाज़ होता है, और तमाम लोग जो है ये सियासी जो कारकुनान है वो सड़कों पे होते हैं। इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, इसका तासुर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शायद साहब यकीनी तौर पर इसका तासुर अच्छा नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को चलने नहीं देते? जब हुकूमत कुछ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जारी होती है जब, तो फिर हम देखते हैं कि दोबारा से हुकूमत को गिराने के मंसूबे शुरू हो जाते हैं। फिर सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम तो आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम का बरहुले मिन्नत है, और ये बात बार बार कही भी जाती है, और पिछले कोई 15 साल से मुसलसल ये बात बताई भी जा रही है, हुक्मरानों को बताई जा रही है। लेकिन हमारा जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, स्टेट की मशीनरी है, स्टेट ऑपरेटर्स है, वो बहुत वीक है। वो स्टेट ऑपरेटर्स उस तरह से काम नहीं कर पाता है। मुख्तलिफ तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जो एक ही वक्त में काम कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। एक बहुत ही फर्जाइल स्टेट ऑपरेटर्स है जिसकी वजह से डिलीवरेंस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यही वजह है कि हम उस तरह से जो मुआशी सतह पे उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। तो अभी जो मेरा ख्याल है बिजली के बिलों का अगर रिलीफ आवाम को मिलता है तो इसकी वजह से आवाम को बहुत फ़ायदा होगा, जो अदरवाइज हमें सियासी बेचैनी भी नजर आ रही है और अवाम में भी बेचैनी नजर आ रही है, और अवाम के और महंगाई के हाथों अवाम जो है बिल्कुल सर। जी सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सियासी बेचैनी भी है, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है, तो सर अवाम के लिए हम देख सकते हैं कि कोई किरण की नज़र आए, कोई उम्मीद नज़र आए कि इन मसाइल का हल भी है, आए मिल बैठकर हम कुछ अवाम के लिए भी सोच लेते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे सियासी हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए। अवाम बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की वजह से
आए रोज हम मुख्तलिफ तरह की खबरें सुनते हैं और ऐसी खबरें हमने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी है कि फलां आदमी ने बिजली का बिल जमा नहीं करवा सका, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, औरत ने अपने इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और अभी क्योंकि ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी है तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू नियो पाकिस्तान। और जनाब, जिस तरह से हम जानते हैं कि इंसानी वजूद की सेहत तंदुरुस्ती का तमाम तर इन्हसार एक बैलेंस डाइट और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर समझा जाता है। हम देखते हैं कि खुराक जिस कदर बैलेंस्ड होगी और भरपूर होगी उसी कदर जिस्म में तवानाई और कुव्वत का एहसास भी होगा। खाई जाने वाली खुराक का फ़ायदा भी उसी वक्त होता है जब बदन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा होता है। मैदे की तेजाबियत हम देखते हैं जलन या फिर एसिडिटी हाजमे का सबब से आम मसाइल में से एक है जिसका सामना ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है। ये बीमारी सुनने में तो एक मामूली सा मसला है, मगर जिस शख्स को इसका सामना करना पड़ता है उसके लिए इंतहाई बेचैनी और दर्द का बाइस बनता है। खाने के बाद गैस का बनना और मैदे को महफूज करने के आसान घरेलू टोटके कौन से हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर तिब है हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर हम देख रहे हैं कि आजकल मैदे की बीमारियां बहुत पैदा हो रही हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अक्सर लोगों को मैदे की दर्द की या फिर जलन एसिडिटी की शिकायत रहती हैं? जी बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम है मैदे के अमराज के हवाले से। ठीक है, ये कहते हैं कि जो मैदा है वो एक जी जी ठीक है, और इसको इंसान अपनी साल की मेहनत। ठीक है, मैं आपके पॉइंट पर भी आऊंगी। ठीक है सर, बोलिएगा आप अपनी बात से। तो मैदे की खराबी को माहिरीन जो है वो उम्मुल अमराज कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 70 के करीब बीमारियां सिर्फ मैदे की खराबी या हजम की खराबी की वजह से होती हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये मैदे की खराबी हो क्यों रही है, क्यों हो रही है? ठीक है ना। असल में वो मैंने अर्ज की ना कि बुकरात कहता है कि ये एक मजबूत तरीन उज़्व है और ये हम साल की मेहनत से खराब करते हैं। इसे आसानी से ये खराब नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसमें आप बुनियादी फैक्टर अगर मौजूदा दौर में देखें तो हमने ये देखा है कि एक तो आजकल बरसात का मौसम है तो पानी जो आम तौर पर हमारे पाकिस्तानियों को, हमारी जो रीजन है इसमें लोगों को साफ पानी पीने का मुयस्सर नहीं है। तो वाटर बोर्न डिजीज़ में हाजमे के मसाइल एक मेजर मसला है। पेट की खराबी, पेचश, इसहाल, डायरिया और टाइफाइड वगैरह ये सारी वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर है मौजूदा लाइफस्टाइल के हवाले से वो ये है कि रात को लेट सोना और सुबह नाश्ता ना करना। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा है कि अब रात को सोते हैं और फिर 7-8 घंटे की जो आपके है खाली पेट रहे हैं तो उसके बाद आपके मैदे को कुछ खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि लेट सोने की वजह से सुबह लेट उठे और फिर बच्चों ने स्कूल जाना है या किसी ने ऑफिस जाना है या कामों पे जाना है तो वो नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं। तो जो नाश्ता ना करने की आदत है ये भी हाजमे की खराबी, गैस, तेजाबियत, सीने की जलन का बायस बन रही है। इसके अलावा जो वक्त बे वक्त खाना है, बगैर भूख लगे खाना है और फिर दावतों में मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं एक ही वक्त में खाना है। फिर एक और मामला हमने ये देखा, सोशल मीडिया की आमद से अवेयरनेस भी बहुत बढ़ी है और गलत मालूमात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब लोग कहते हैं पानी बहुत पीना चाहिए। ठीक है, अब पानी बहुत पीना ये बात तो ठीक है मगर कब पीना चाहिए इसका लोगों को पता नहीं है। अच्छा, अब खाने के साथ अगर आप मेजर पोर्शन पानी का बना लेंगे और ज्यादा पानी पिएंगे तो फिर भी आपका हजम मुतासर होगा। बिल्कुल। फिर आप जो बाजारी खाने खाते हैं बहुत मिर्च मसालेदार चीजें, बेकरी की चीजें और जंक फूड हैं और फिजी ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके हाजमे का मसाइल में इजाफा करती हैं। ख़ास तौर पर जिनको तेजाबियत, आप अपने इंट्रो में बात भी कर रही थी, जिनको तेजाबियत का मामला हो जाता है। और एक और चीज़ भी हमारे इस रीजन में बहुत ज़्यादा है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया है जो वायरस का बायस, जो अल्सर का बायस बनता है और ये भी वाटर बोर्न डिजीज़ के साथ आता है। और हमारी जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं
कंटेमिनेटेड होती हैं, बाजार से खाना खाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैदे और जो 12 अंगुष्ठी आंख का डिबिनम का ये जो मैदे के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ये मसला रहता है अक्सर एसिडिटी का, जलन, तेजाबियत का, तो उनके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात वो सुबह नाश्ते में हम देखते हैं कि जागते हैं और साथ ही चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और उन्हें कितना डाइट कॉन्शियस होना पड़ेगा? बिल्कुल, एक तो खाली पेट चाय नहीं पीनी, ठीक है? और वो लोग जो सिगरेट नोश हैं, ज़ाहिर है कि हम सारे लोग देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं ना बेड टी, और बेड वो एक वो जो सिगरेट का जो मामला है कि जैसी आंख खुली और सिगरेट लगा ली और चाय का, ये बहुत खतरनाक रुझान है। ऐसे लोगों की सिगरेट तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, मगर ये और ज़्यादा खतरनाक है आप खुलुए मैदा खाली पेट आप ये काम कर रहे हैं। फिजी ड्रिंक्स हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं खाली पेट, ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आपको मैदे के अल्सर से कैंसर तक ले जाती है बात, तो ये बड़ी ख़तरनाक है, इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। और फिर तेजाबियत आपके बहुत सारे मसाइल की बुनियाद बन रही होती है। मैंने अर्ज़ की है कैंसर की वैसे तो कहते हैं क्लियर कट कोई वजूहत सामने नहीं आई है, मगर स्टडीज़ ये बताती हैं कि जिनको तेजाबियत की टेंडेंसी रहती है, रेगुलर तेजाबियत का शिकार रहते हैं, वो कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं, वो अल्सर का शिकार हो जाते हैं, वो सोजिश का शिकार हो जाते हैं, वो बहुत सारे दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे किचन में उमूमी तौर पर ऐसे बहुत से मसाले हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस मसले के लिए। आप क्या रेकमेंड करेंगे? जो घरेलू ख़वातीन हैं वो अक्सर डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा कतराती हैं, तो कौन से ऐसे मसाले हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रूटीन को, अगर वो हिस्सा बना ले तो आपकी सेहत के लिए अच्छी होंगे? देखिए, बिल्कुल ये बुनियादी बात यही है कि ये बीमारी आपको किसी ने नहीं दी, आपने खुद अपने हाथों से पैदा की है ना, तो हल भी आपके पास है, पास होगा। किचन में चीज़ें मौजूद हैं। देखिए किचन में आपके, मैं अगर आपको बड़ा बताऊं कि पुदीना आप हर सब्जी और तरकारी सा लेके आते हैं, अदरक लेके आते हैं, सौंफ मौजूद होती है, अजवाइन मौजूद होती है, दालचीनी मौजूद होती है, इलायची मौजूद होती है। ये वो चीज़ें हैं जो सारी ही कार्बोनेटिव हैं, जो आपकी गैस, तेजाबियत, जलन और उसको ख़त्म करने के लिए बहुत मुआवन है। अब मैं आपको दो को रेसिपी बताऊंगा कि अगर किसी को गैस, तबखीर, अफारा और बेचैनी सी हो जाती है, वॉमिट होती है, मतली सी होती रहती है, नोज़िया फील होता है, वो क्या करें? देखिए पुदीना 8 से 10 पत्तियां, ठीक है, और अदरक 1 इंच की काश, ठीक है, और अजवाइन आधी चम्मच, छोटी टीस्पून, ये 3 चीजें हैं। ये 3 कप पानी लें और ये उसमें डाल दें, 3 चीजें, पुदीने की 8 से 10 पत्तियां, अदरक 1 इंच की काश, और जो अजवाइन देसी है वो आधी चम्मच। 3 कप पानी में बॉयल करें और जिस तरह हम कहवा या चाय बनाते हैं उस तरह उसको बना लें, किसी भी टाइम या आफ्टर मील, बिफोर मील, दिन में 2 दफा, खास तौर पर जिनको हाजमे के मसाइल हैं, गैस रहती है, कहते हैं हजम नहीं होता है, या वो बाद लोग हमारे पास आके कहते हैं नहीं ये चीज़ रुकी रहती है यहाँ पे ना, दिख सी लगी हुई है और खाना नीचे नहीं जा रहा, डकार आते रहते हैं उनको और नोजिया की शिकायत रहती है। हमारे यहाँ ये भी तो मसले है ना कि हम खाना खाकर फ़ौरन से बैठ जाते हैं, हम ये नहीं कि आप 40 कदम चल लें, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होंगे। अक्सर ये होता है कि हम रात का खाना खाते हैं और उसके बाद दोबारा हम कोशिश करते हैं कि हम उसके बाद सो जाएं। बेहतरीन सवाल है। देखिए 2 खाने हैं जिनके बाद चलना जरूरी होता है, और दोपहर का खाना अगर खाएं तो वहाँ पे फौरी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैलूला का जो मिसाल फरमाया, खास तौर पर सुबह नाश्ते के बाद भी हम कोई ना कोई काम कर लेते हैं, मूवमेंट हो जाती है, दोपहर के बाद भी खास तौर पर आप वर्किंग मामलात में होते हैं, खास तौर पर जो बेहतियाती होती है वो रात के खाने में होती है। रात का खाना हमारे यहाँ मामूलात ऐसे हो गए हैं, एक तो लेट नाइट खाते हैं, फिर टीवी पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं और वहीं बैठे टीवी शोज देख रहे हैं, और कोई न्यूज़ का शौकीन है, कोई ड्रामों का शौकीन है, वहीं बैठे बैठे फिर आप सोने के लिए चले जाते हैं। ये खतरनाक बात है। मैं अक्सर अपने मरीजों को ये कहता हूँ जिनको ये मामलात हैं, पेट बढ़ रहा है, तेजाबियत, गैस की शिकार हैं, वो रात खाने के आधा घंटा बाद, फौरी नहीं, ठीक है, आधा घंटा बाद कुछ कदम लाजमी चलें। और मैं उन्हें कहता हूँ कि मिनिमम जो आपका स्टैंडर्ड है वो 100-200 कदम है, मिनिमम है, ठीक है ना। ये करें, सुबह वॉक करें, आधे घंटे की 30-35 मिनट की वॉक कर लिया करें, तो आप हाजमे के मसाइल होंगे ही नहीं। ठीक है ना, आप इंशाल्लाह इनसे बचे रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना मैं चाहूँगा किचन से, आप क्योंकि ये आपका प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखते हैं और ख़ास ख़वातीन देखती हैं और उनके हाथ में किचन होता है और घर की सेहत में उनके हाथ में कुछ ऐसे घरेलू टोटके होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी शानदार और बड़ी मज़ेदार, जो पहले मैंने बताई, उसमें अजवाइन है, हल्का सा
बीटर टेस्ट आएगा, मगर हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 3 चीज़ें बताएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जिसमें पुदीना है, ठीक है, दालचीनी है, सौंफ है और इलायची है। इलायची, ठीक है। हम लेमन भी यूज कर सकते हैं। लेमन यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अदरक डाल सकते हैं। अच्छा, ये उसी तरह 3 कप पानी में ये बॉयल करें, ठीक है, और जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए, 3-4 उबाले आ जाएं, तो छान कर इसमें ऊपर से लेमन मिलाकर आप इस्तेमाल करें। जिनको वॉमिट होती है, जिनको जो ना वो अफारा, गैस, तेजाबियत और इस तरह की कैफियत रहती हैं, इवन के जिनको मोशन इसहाल लग जाते हैं, अच्छा, उनके लिए भी अदरक और सौंफ का क्या वो बड़ा फायदेमंद चीज़ है, वो इस्तेमाल करें। सौंफ जो है ना, ये मैं अक्सर अपने मरीजों को और अपने पूछने वालों को जो मैदे के वाले में कहता हूँ, ये मेडिसिन ऑफ चॉइस है मैदे के मसाइल के। ठीक है, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को मोशन लग जाते हैं, किसी को बदहजमी हो जाती है, तो अगर कोई चीज़ और नहीं है, सौंफ सिर्फ साफ करके चबाते रहें, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इस मौसम में ये चीज़ें जो है आपके किचन में मौजूद होती हैं, इनका इस्तेमाल करें। और इस मौसम में हमने ये भी देखा है कि पेट की खराबी के साथ लोगों को पेचिश और इसाल वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो आजकल जैसे कि ट्रेंड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, आप क्या रेकमेंड करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो कि पेट या फिर मैदे के अमराज में मुब्तला हों? हाँ, ये भी एक अहम बात है। जिनको तेजाबियत ज़्यादा है, जिनको अल्सर की शिकायत है, सोजिश है, उनके लिए फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं होती है। उनको छोटे छोटे वक्फों से खाना खाना होता है। ये मैंने पहले बात की ना कि 7-8 घंटे की आपने अगर फास्टिंग किया, रात खाना खाया, सुबह खाना लाजमी है आपके लिए। और जिनको ये चीज़ें डेवलप हो गई हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी एहतियात और मुआलिज के मशवरे के साथ ही करेगा, अपने तौर पर ये डिसीजन ना ले। ठीक है। और कुछ ऐसे क्या वेजिटेबल्स भी हैं या फिर ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो कि तेजाबियत का सबब बन सकते हैं, अगर आप उसे एक अलग मिकदार भी लेना शुरू कर दें? तमाम फल और सब्जियाँ, ये फाइबर इसमें वाफर मिकदार में होता है। ठीक है। और तेजाबियत का जो सबसे बड़ा इलाज है, आप अगर नेट पे बैठे तो छिलका इसबगोल है, ठीक है, इसी तरह फाइबर, तमाम फलों में फाइबर होता है, तमाम सब्जियों में फाइबर होता है। जिन लोगों के हाजमे के मसाइल हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, तेजाबियत बढ़ रही है, वो फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उसमें फाइबर होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जो डायबिटिक्स हैं वो कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्ट कर लें, अदरवाइज सारे फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं मौसम के। बल्कि हम तो जिनको डायबिटीज़ हो रही है या जिनको मोटापे के शिकार हो रहे हैं, उनको मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि वो कुछ और चीज़ खाए बगैर वो अपने बॉडी वेट का निस्फ जो है वो, अगर फर्ज किया किसी का 80 kg वेट है, तो वो 400 ग्राम फलों का सलाद सुबह बनाकर, जबरदस्त है जी, ठीक है, सुबह खाएं। उससे उनका मोटापे में भी फर्क पड़ेगा। उनकी जो डायबिटीज, अगर वो प्री डायबिटिक है, जितने मोटापे के लोग हैं नॉर्मली हमने देखा है कि प्री डायबिटिक होते हैं, तो उनको सिर्फ इस एक काम करने से उनकी डायबिटीज, अपना डाइट प्लान ठीक करना होगा, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि फास्ट फूड तो आजकल ऐसे है कि आपको भूख लगे, फौरन से ऑर्डर करते हैं और फास्ट फूड आपके पास आ जाता है। ये चीज़ बहुत खराब कर रही है इंसान की सेहत को। असल में हम नकल करते हैं ना यूरोप की। अच्छा, हम ये नहीं करते, नकल इसमें नहीं करते कि वो पार्क में या ग्राउंड में कितना टाइम गुजार रहे हैं। अच्छा, ये कैलोरीज रिच डाइट है ना, ये जो जंक फूड है, ये जो बर्गर, शवारमा, पिज्जा, जितनी चीज़ें हैं जो आप पिज़्ज़े का आप ऑर्डर कर रहे हैं, अच्छा, इसमें चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिच कैलोरीज हैं। अब आपने हैवी कैलोरीज इनटेक कर ली, मगर बेड पे सोए एसी से निकले बगैर, ना पसीना आया, ना आपने वो एक्सरसाइज की, उसको आपने इनपुट तो ठीक है, आउटपुट कोई नहीं है आपकी। जब तक आप इनपुट ले रहे हैं और उसकी आउटपुट नहीं दे रहे, बॉडी को खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़, ये इतनी बुरी चीज हमने बना दी हुई है। ठीक है, कभी कभार चस्का करना चाहिए, मगर उस चस्के के बाद आपको वर्कआउट भी करना चाहिए लाजमी जी। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, हम ये भी तो देखते हैं ना, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्टमक के मसले में हैं, लेकिन वो फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कितना ज़रूरी है कि आप जब जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं तो फिर उसके साथ कहीं ना कहीं आपकी जहनी सेहत भी मुंसलिक होती है। एक वक्त तक आपके अल्सर की वजह डिप्रेशन समझी जाती रही है सिर्फ, बिल्कुल ठीक है। और मैं बताऊं कि जिस्म के तमाम निज़ाम, तमाम मसाइल का ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ है। आप आंखें झपक रही हैं, ऑर्डर दिमाग से आ रहा है, आप हाथ हिला रहे हैं, ऑर्डर दिमाग से आ रहा है। तो हर बीमारी का ताल्लुक तो कहीं ना कहीं दिमाग से बनता है। जब आप हाजमे के मसाइल का शिकार हैं और आप कहीं दावत पे सही तरीके से नहीं जा सकते, आपको तजाबियत हो जाती है, आप मतली होनी शुरू हो जाती है,
और आप थोड़ा सा खाते हैं तो आप बेचैनी भी शिकार हो जाते हैं, तो ये आपके लिए डिप्रेशन का बायस बन जाती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बाज़ औक़ात आपकी घरेलू मसाइल और मुआशी मसाइल और बाकी जो मसाइल है, डिप्रेशन आपके हाजमे का मसाइल बन रही है और बाज़ औक़ात आपके हाजमे का मसाइल आपको डिप्रेशन मिल जाता है। ठीक है, और कुछ लोगों को ये आदत होती है कि खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं, क्या ये हेल्दी है कि आप खाने के बाद फ्रूट्स खाने की जो प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी, ये फलों का बेहतरीन इस्तेमाल जो माहिरीन है वो 2 खानों के दरमियान में कहते हैं। बस सुबह नाश्ता और दोपहर का खाना है ना, इन दोनों के दरमियानी जो टाइम है 10-11 बजे, वो जो आजकल माहिरीन कहते हैं कि आप अपने खाने को 6 हिस्से में तकसीम करें, 3 बड़े खाने, पोर्शन जो है ना, पोर्शन डाइट जो है, तो दरमियानी जो टाइम है ना सुबह और दोपहर का और दोपहर और शाम का, इस दरमियान अगर फल खाएं तो बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज जो आप खाने के बाद अगर थोड़ा बहुत, मगर असल में मामला है मिकदार का। हम एक प्रोग्राम में थे तो एक माहिर ग़िज़ा बैठे थे, तो गोश्त की हम बड़ी बदतरीफी कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, गोश्त बुरा नहीं है, ज्यादा गोश्त खाना बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल, असल बात ये है कि चीज को एतदाल के साथ खाएं तो कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, चीज़ों को अगर एतदाल के साथ खाएं और उनका इस्तेमाल किया जाए तो फिर कोई मसला नहीं, और आप साथ साथ वॉक, वर्जिश, वर्कआउट की भी आदत अपना लें तो सारे मसाइल खुद ब खुद ही काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आपने हमसे शेयर की हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आऊँगी। तो व्यूवर्स, अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है जो आपसे शेयर करनी है, और जनाब बात यह है कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत से भी ज़्यादा अमीर खातून का नाम सामने आ गया है। जी हाँ, दुनिया की तारीख में एक शख्सियत ऐसी भी है जो मौजूदा सरफहरिस्त अरबपति एलन मस्क, जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी समेत दीगर अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत से भी ज़्यादा दौलतमंद थी। हैरत अंगेज तौर पर इस तरह की शख्सियत के हवाले से तारीख ने चीन से ताल्लुक़ रखने वाली अमीर तरीन खातून एम्प्रेस वू का हवाला दिया है। चीन पर 618 से 907 ईस्वी तक हुक्मरानी करने वाला तांग खानदान की एम्प्रेस वू के पास अब तक तारीख में दुनिया की अमीर तरीन खातून होने का एजाज़ हासिल है, और उनकी दौलत के हजम की बात करें तो एक अंदाज़ा है कि गैर मामूली तौर पर 16 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। एम्प्रेस वू की दौलत के बारे में ये आदादोशुमार उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन अफराद में, अगर हम बात करें जो अभी एलन मस्क हैं, मुकेश अंबानी है, जेफ बेजोस है, गौतम अडानी है और दीगर कई की मजमूई दौलत से भी कहीं ज़्यादा है। और जब दुनिया के अमीर तरीन अफराद के हवाले से बात होती है तो मौजूदा जो शख्सियात हैं जिनमें हम देखते हैं एलन मस्क है, लुइस वेटन के मालिक हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, और अमेज़न के बानी है चीफ बेजोस, और भारत के अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी की बात करें तो उनका नाम जहन में आता है। लेकिन एम्प्रेस वू की बात करें तो वो गैर मामूली दौलत के जो उनके हैं उनका नॉलेज बहुत कम लोगों को है। हालांकि इनकी दौलत इन सब की मुश्तरका दौलत से भी ज़्यादा है। एम्प्रेस वू के 16 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले में एलन मस्क की दौलत 229 अरब डॉलर है। बेजोस की बात करें तो 174 अरब डॉलर और मुकेश अंबानी की दौलत है 106.2 अरब डॉलर। तो कुछ मौरखीन ये भी कहते हैं कि एम्प्रेस वू एक चालाक ताकतवर तरीन हुक्मरान थी जिन्होंने अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई और अपना तसल्लुत भी कायम रखा। कई मौरखीन का कहना था कि एम्प्रेस वू ने हुक्मरानी के लिए अपने बच्चों का भी खात्मा कर दिया, लेकिन ये काफ़ी ताज्जुब की बात है और उनकी हुक्मरानी तकरीबन 15 बरस तक बरकरार रही। ताहम इस दौरान चीनी बादशाहत की तोसी वस्ती एशिया तक हो गई थी। एम्प्रेस वू के हमने दौर में ये भी देखा कि चीन की मईशत को बड़ा फ़िरोग मिला जिसमें अहम तिजारत चाय और सिल्क भी थी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो हमने अपने व्यूअर से शेयर करनी थी। आज हमने बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस किया और अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।